गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये क्या कह रहा है आपको गॉस लॉ, पहले तो मैं आपको एक पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज की बात नहीं कर रहे इसमें, पॉइंट मास की बात कर रहे हैं। अब गॉस लॉ से मैं पूरा आपको ग्रेविटेशन की बात करूंगा, ठीक है ना। एक आध और कोई फार्मूला आएगा, मैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता रहा हूँ, वो आप 12th में ही समझेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट मास एम रखा हुआ है, इसके चारों ओर कोई स्फेरिकल सरफेस आपने इमेजिन कर ली, मान लीजिए, ठीक है ना। इसके चारों ओर आपने कोई स्फेरिकल सरफेस इमेजिन कर ली। इस पॉइंट मास एम के चारों ओर कोई स्फेरिकल सरफेस है, जिसकी रेडियस भी आपने मान ली कैपिटल आर रेडियस है इसकी, ठीक है ना। इसकी रेडियस भी मान ली कितनी है, कैपिटल आर है। कैपिटल आर रेडियस है इसकी, तो आपको इसमें देखो फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट मास के कारण सब जगह पता है कि नहीं। सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी पॉइंट मास के कारण, सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर, बताओ जल्दी से। एम पॉइंट मास है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस स्फीयर की सरफेस पर, मैग्नीट्यूड। हाँ खुशी सही कह रही है बिल्कुल। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, 11th वाले क्या सो गए क्या। हाँ जी एम अपॉन आर स्क्वायर होगी ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मैंने देखो डी ए वैक्टर कोई इमेजिन किया, कोई एरिया यहाँ पर डी ए वैक्टर, डी ए वैक्टर कोई एरिया है, ठीक है। और फील्ड इंटेंसिटी अट्रैक्टिव अंदर की तरफ होगी, ई जी वैक्टर। तो मैं ये ई जी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर पूरी सरफेस पर ऐड कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि हर जगह ई जी वैक्टर की कोई डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड द इधर है, और डी ए वैक्टर भी कोई है, तो यहाँ पर ये एंगल हमेशा पाई बन रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख रहा हूँ आपको ई जी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर पूरी सरफेस पर ऐड कर रहा हूँ। देखो क्या निकालना है मुझे, ई जी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर का एडिशन ऑन एंटायर क्लोज सरफेस। अब जब भी एक क्लोज सरफेसेस होती है ना इस तरह से, पूरा स्फीयर क्या है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो जब आप क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं, तो बस आपका जो इंटीग्रेशन का साइन है इसमें एक गोला लग जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे कैपिटल एस लिखो तो लिख दो, ठीक है, लिख देते हैं चलो। तो ये आपका क्या कहलाता है, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस इंटीग्रल। कि आपने किसी चीज का जो सम है वो पूरी क्लोज सरफेस की सरफेस पे किया है। तो यहाँ पर ई जी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर को मेरे को पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर निकालना है, ठीक है। तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, इसलिए इसको सरफेस इंटीग्रल बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। इसलिए क्या बोल रहा हूँ, इसको सरफेस इंटीग्रल बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ई जी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, ठीक है। तो अब आप इसको करिए, सरफेस इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन का नॉर्मल साइन है बेटा, कोई अलग से रूल आ जाएगा ऐसे, जस्ट सिंबल है कि आप एक पूरी क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या करूं, कॉस जीरो कर दूं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ई जी डी ए कॉस क्या हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ई जी वैक्टर और डी ए वैक्टर। डी ए वैक्टर आपको पता है कि नहीं पता है आपको, क्लोज सरफेस का डी ए वैक्टर हमेशा रेडियली इनवर्ट होता है, ठीक है तान्या, ये बात की गलत है। क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होता है, सरफेस के अंदर की तरफ होता है कि, हाँ आउटवर्ड होता है बेटा, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने डी ए वेक्टर आउटवर्ड बनाया, ठीक है। और ई जी वैक्टर यहाँ पर क्या है, टुवर्ड द सेंटर है। तो कितना हो गया, ई जी डी ए कॉस पाई हो गया, कॉस पाई की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पर -1 ऐसे रख दो, और ये क्या हो जाएगा, ई जी इंटू डी ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ पूरी सरफेस पर ई जी सेम है कि नहीं, अभी जो आप लोगों ने लिखा था जो मेरे कहती, कि पूरी सरफेस पर Eg एट द सरफेस क्या है, Eg पूरी सरफेस पर क्या है ये बताओ मुझे, Eg पूरी सरफेस पर किसके बराबर है, जी एम अपॉन 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। पूरी सरफेस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, जी एम अपॉन r स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे इसको माइनस, इजी बाहर आ जाएगा, एक तो पहले बाहर निकाल लो बाद में रख देंगे, और ये पूरा डी ए, तो सारे डी ए ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा बताओ,
सिरकमफ्रेंस बन जाएगी सारे डीए अगर ऐड कर देंगे, ये एरिया बन जाएगा, सरफेस एरिया। बताओ क्या बनेगा जल्दी से। हाँ, पूरे क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया बन जाएगा। तो माइनस ई जी इंटू 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, रख दो वैल्यू उठा के रख दो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, -4 पाई g इंटू एम। ये आपका सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा ऑन एंटायर सरफेस, -4 पाई g m। समझ रहे हैं, -4 पाई g m हो जाएगा। वेयर एम क्या है आपका, सेंटर पे जो मास रखा हुआ है। तो सेंटर पे अगर मास रखोगे तो पूरे स्फीयर के ऊपर जो ई जी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर का समय, दैट इज इक्वल टू -4 पाई g m। माइनस बस यही बता रहा है कि आपका एरिया आउटवर्ड था और जो आपका ई वेक्टर था वो अंदर की तरफ था। तो ये केवल स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है बेटा, ये जनरल क्या कहलाता है, गॉस लॉ कहलाता है, गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। ये किसी भी क्लोज सरफेस पर वैलिड है। और एम क्या होगा यहाँ पर, एम आपका मास एनक्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, ये किसी भी क्लोज सरफेस पर वैलिड है। गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड है ये। गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको अभी एक स्पेसिफिक केस के लिए डिराइव किया है कि सेंटर पे रखा हो उसके चारों और स्फीयर के ऊपर, और बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया हो। दिक्कत तो नहीं है इसमें, उस सब आपको कोई डाउट आया इस इंटीग्रेशन में, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको। कहाँ गया, उस सब गायब हो गया। तो अभी यूज करेंगे ना तभी तो समझ आएगा आपको। ठीक है ना। हाँ इलेक्ट्रो हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ अलग होता है वो यहाँ पर ये ऐसा आपको इससे बनाना पड़ेगा, देखो बना दो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका के होता है। नहीं, आप गॉस लॉ अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में मत ध्यान दो ना, वो आप पढ़ो या तो सीधा ही पूरा, अभी आप इसको इससे ही समझो। ठीक है ना, उससे कंफ्यूज मत करो आप, वो नहीं होगा अभी आपसे। ठीक है, वहां पढ़ के क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ लो, आप गॉस लॉ का लेक्चर देख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से लिंक मत करो उसको, ये ग्रेविटेशन के लिए रहने दो। ठीक है ना, किसी भी क्लोज सरफेस पे ऊपर, अभी ये आपका गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, तो ये आपका किसी भी क्लोज सरफेस पे वैलिड है बेटा। ये मैंने स्पेसिफिक डिवाइन किया, मान लो देखो कैसी भी टेढ़ी मेरी क्लोज सरफेस है आपकी, इसके अंदर मान लो M1 और M2 है, दो मास है, कहीं पे भी रखें उससे फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी क्लोज सरफेस हो, इस पर कहीं भी आपने ई वेक्टर डी ए वेक्टर लिया, ये मान लो ई वेक्टर है, इस पर ये डी ए वेक्टर है, तो ऐसे सारी सरफेस के ऊपर आपने ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को ऐड कर दिया। ठीक है ना, पूरी सरफेस के ऊपर आपने ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को ऐड कर दिया, सर्कल लगा दिया, वो पूरी क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन। तो ये पूरा किसके बराबर होगा, ये पूरा होगा -4 पाई g m। स्मॉल m बेसिकली क्या होता है, मास एनक्लोज्ड, कि इस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर कितना मास है। ठीक है, इस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर कितना मास है वो होता है, तो -4 पाई g इंटू M1 प्लस M2 आ जाएगा। तो ये आपका गॉस लॉ कहलाता है बेटा, फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। ये है लॉ, तो ये तो मैंने अप्लाई करके बता दिया आपको एक एग्जांपल। ठीक है ना, ये फिर ध्यान रखें, ई वेक्टर इस पॉइंट की नेट फील्ड इंटेंसिटी है, तो अगर कोई बाहर मास होगा तो ई में उसका भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ई केवल अंदर वाले मासेस की वजह से। ई यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इस सरफेस पर जस्ट आप ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर ऐड कर रहे हो ना, अभी जो भी होगा वो है वहाँ। बाहर मास रखोगे तो उसका भी तो इफेक्ट आएगा, बट ये इंटीग्रेशन पूरा बाहर के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन पूरा बाहर के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल किस पे डिपेंड करता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए मास एनक्लोज पे डिपेंड करेगा, इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना मास है। ये आपको गहराई से समझ में आएगा, ये सब डिराइव कर लेंगे अपन कूलॉम्स लॉ से।
लेकिन अभी आपको सॉलिड एंगल नहीं आता, तो पहले आप सॉलिड एंगल जब पढ़ाऊंगा आपको ट्वेल्थ में, तो फिर आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सरफेस की डिज़ाइन मैटर नहीं करती है एक तो, ठीक है। और ये मैटर नहीं करता कि कौन कितना मास एनक्लोज है, एक है दो, टोटल मास पे आ जाएगा एकदम, ठीक है ना। तो आपका ये याद रखेंगे, अभी लिख लीजिए, अभी अप्लाई करना है इसको हमको, आपकी कॉपी में लिख दीजिए किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर एक क्लोज, ये इमेजिनरी सरफेस है, कोई सरफेस होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर इस पॉइंट मास के चारों ओर मैंने स्फीयर इमेजिन किया था नहीं वहाँ पे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो था नहीं वहाँ पे, इमेजिन किया था मैंने क्लोज सरफेस, ठीक है। तो इस क्लोज सरफेस के ऊपर पूरे पर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर का समीशन क्या आ गया, -4π GM आ गया, ठीक है। एम क्या है आपका, मास एनक्लोज, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लेंगे तब भी इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी ही रहेगी बेटा, इसको ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है ना, नेगेटिव आता है इसमें। तो बस जैसे ये बता रहा है कि फील्ड इनवर्ड होगा, ठीक है। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों में हम इससे फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है ना, जिसका हम नॉर्मल आपके उससे न्यूटन्स लॉ से नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में फील्ड इंटेंसिटी इससे निकाली जाएगी। तो सेम पर्पज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहाँ भी आपका जो यूज़ है गॉस लॉ का सिर्फ और सिर्फ फील्ड इंटेंसिटी निकालने में, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ फील्ड इंटेंसिटी निकालने में गॉस लॉ का यूज़ है, और कोई गॉस लॉ का पर्पज नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में हम नहीं निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन उससे, न्यूटन्स लॉ से या कूलॉम्स लॉ से, ठीक है। तो उन सारी जगह पर आपको फील्ड इंटेंसिटी किससे निकलेगी, गॉस लॉ से निकलेगी। क्या गॉस लॉ हर जगह निकालने में कामयाब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये बहुत लिमिटेड केस में फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकता है, केवल वहीं पर जब आप इस ई को इंटीग्रेशन से बाहर ला पाएंगे। तो अभी जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इससे फील इंटेंसिटी कैसे निकाली जाएगी, बट हर केस में निकल जाएगी नहीं है, बहुत केसेस में जहाँ उससे नहीं निकल पा रही इजीली इससे निकल जा रही, ये जरूर इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। लॉ क्या है, क्लोज सरफेस के ऊपर सारे ई डॉट डी ए का समीशन, अभी ये स्केलर क्वांटिटी बन गई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो सारा इसका समीशन पूरी सरफेस के ऊपर विल बी इक्वल टू -4π g m1 प्लस m, -4π g m, m इज द, या लिख दूं हियर, m is mass enclosed inside surface, here small m is mass enclosed inside closed surface, m is the mass enclosed inside closed surface, ठीक है। here m is the mass enclosed inside closed surface, ठीक है।